वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर हम कहीं एक स्पेसिफिक पॉइंट लेते हैं लेट पी, तो इस पॉइंट की वैल्यू को कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कैसे लिखा जाता है, पहले हम एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं, देन वाई एक्सिस पर मूव करते हैं। दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस की वैल्यू, इस पॉइंट तक जाने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस पर मूव करना होगा, तो दैट मीन्स दैट इज द डिस्टेंस। और इसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम अप साइड मूव करते हैं तो दैट इज द पॉइंट वाई, ये हमारा पॉइंट वाई हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस वाई हो जाएगी। तो इस तरह से एक्स कॉमा वाई का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए पहले हमें एक्स एक्सिस पर मूव करना होता है, देन वाई एक्सिस पर इन 2D। तो 2D फॉर्मेट में पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होता है, जिसमें से एक्स वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू उसे हम बोलते हैं एब्सिसा, दैट इज एब्सिसा। और जो वाई वैल्यू उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज को हम एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कहते हैं। नाउ अगर हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना हो, लेट ए एंड सेकंड पॉइंट इज बी, इन दोनों पॉइंट्स को डिनोट करना होता है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, उसे एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट से ही डिनोट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 लेते हैं और सेकंड पॉइंट को हम x2 y2 ले लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर ये जो लाइन सेगमेंट बना, यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। फर्स्ट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से ए और बी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो दैट मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है, दैट इज नोन एज। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस ए बी अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर आइडेंटिफाई करना हो, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों पॉइंट में फर्स्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यूज़ के डिफरेंस का स्क्वायर होता है। आप चाहो तो इसी को लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले x1 y1 वाला ही पॉइंट लो, तो डैट मीन्स पहले आप x2 y2 वाला पॉइंट भी ले सकते हो। तब आप लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, दैट इज। तो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के एग्जैक्टली मिडिल में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो दैट इज नोन एज मिड पॉइंट, इसे हम बोलेंगे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर वो आइडेंटिफाई करना हो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो दो पॉइंट्स ए और बी के एग्जैक्टली मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो, तो ये होता है दोनों पॉइंट की फर्स्ट वैल्यूज x1 एंड x2 का सम डिवाइडेड बाय 2 एंड दोनों पॉइंट की सेकंड वैल्यूज y1 एंड y2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों पॉइंट की फर्स्ट वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय 2 एंड दोनों पॉइंट की सेकंड वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। ओके, नाउ अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली मिडिल में ना होकर के थोड़ा साइड में चला जाए, सपोज एक पॉइंट ए एंड सेकंड पॉइंट बी, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिया x1 y1 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज हमारे पास है x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं एक पॉइंट, बट दैट इज नॉट द मिड पॉइंट, जो इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और उन दोनों पार्ट्स की लेंथ के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो सपोज ए से पी तक की लेंथ हमारे लिए हो जाएगी ए पी, दैट इज, और पी से बी की लेंथ हो जाएगी पी बी। इन दोनों का रेशियो अगर हमें दे देता है, तो जनरली हम रेशियो को m1 रेशियो m2 या m/n कंसिडर करते हैं। तो दैट मीन्स एक लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करने का तरीका सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। तो दैट इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का होता है। अगर पॉइंट लाइन के मिडिल में से दो पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इसे इंटरनल सेक्शन बोलते हैं। पॉइंट लाइन सेगमेंट के बाहर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड करता है तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले में अगर हम इंटरनल सेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पॉइंट ने क्योंकि लाइन को इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आइडेंटिफाई करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो
तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉइंट ने लाइन को इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है, जिसमें P पॉइंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कॉन्सेप्चुअली अगर आप याद रखेंगे तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसमें दो वैल्यूज़ आएंगे x एंड y। तो जब आप x के लिए सॉल्व करोगे तो उसमें सारी वैल्यूज़ x की आनी चाहिए, और जब आप y के लिए सॉल्व करोगे तो उसमें सारी वैल्यूज़ y की आनी चाहिए। नाउ x एंड y की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेशियो से स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो में लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर आप लोगे तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट राइट साइड से उठाओ। रेशियो में अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू लेते हो तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लेफ्ट साइड से लोगे। ओके, तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर आप m1 रेशियो लेते हो, रेशियो का m1 पार्ट लेते हो, तो m1 के साथ उधर से लेंगे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसलिए x2 लेंगे, तो m1 x2 इंटरनल सेक्शन में प्लस होता है। अब m2 के साथ x की वैल्यू इधर से लेंगे तो डेट मीन्स x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशनल नंबर्स, डेट मीन्स m1 प्लस m2, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द y वैल्यू, तो y वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट भी सेम है। m1 के साथ y उधर से लेंगे तो डेट मीन्स m1 y उधर से 2 आएगा, इंटरनल सेक्शन में प्लस करते हैं, m2 के साथ y इधर से आएगा तो y1 एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशनल नंबर्स m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर? दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है हमारा। इज इट क्लियर? अब अगर पॉइंट लाइन सेगमेंट को बाहर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, सपोज दैट इज द लाइन सेगमेंट, ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट है, A एंड B पॉइंट्स हमारे पास ये हैं, A एंड B, A के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर बाहर की तरफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर एक P पॉइंट लेते हैं, तो इस P पॉइंट ने भी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, P से A तक की लेंथ एंड P से B तक की लेंथ। तो AP एंड PB का रेशियो अगर आपको दे दिया जाता है, सपोज m1 रेशियो m2, तो डेट मीन्स पॉइंट ने लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया एक्सटर्नली, बाहर से। जब बाहर से डिवाइड कर रहा है तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अब एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में भी हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ही आइडेंटिफाई करते हैं, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला आप याद रखिए, ओके, एज इट इज। बस एक्सटर्नल सेक्शन में हम क्या करेंगे, जहां भी प्लस है वहां माइनस लगा देंगे। तो डेट मीन्स हम क्या करेंगे, तो m1 x2, एक्सटर्नल में माइनस होता है, m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसे ही y के लिए सॉल्व करेंगे तो m1 के साथ y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। दैट इज, ये एक्सटर्नल सेक्शन में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करने का मेथड होता है। क्लियर? नाउ सेक्शन फॉर्मूले के बाद हम आगे मूव करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल्स। अगर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इफ द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, एक लाइन में नहीं है, तो इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिए x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास है x3 y3। इन तीनों पॉइंट्स जो कि एक लाइन में नहीं है, अगर हम इन्हें मिलाते हैं तो हमारा एक ट्राइंगल बनेगा। दैट मीन्स इसको इससे मिला लेते हैं, दैट इज इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं C से, दैट इज, और इसको इससे मिला लेते हैं, दैट इज। तो 3 पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना हो तो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं जो एक लाइन में नहीं है, तो उनसे एक ट्राइंगल बनेगा। उन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसके लिए ट्राइंगल की साइड के एग्जैक्टली मिड पॉइंट को अगर अपोजिट वर्टेक्स से मिला देते हैं तो इस लाइन को कहा जाता है मीडियन, दैट इज नोन एज मीडियन। इसे बोला जाता है मीडियन। ऐसे ही अगर आप सेकंड साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं तो ये भी मीडियन है। इन मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, दैट इज सेंट्रॉइड। इसी पर्टिकुलर पॉइंट से थर्ड साइड का मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन भी जाएगी, दैट मीन्स तीनों मीडियंस एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ओके,
तो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड होता है। अगर हमें कभी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना हो तो तीनों पॉइंट्स की फर्स्ट वैल्यूज x1, x2 एंड x3 का सम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे एंड तीनों पॉइंट की सेकंड वैल्यूज y1, y2 एंड y3 का सम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। दैट वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। मे भी शायद समझ में आया होगा, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने के लिए तीनों पॉइंट्स जो कि एक लाइन में नहीं है उन तीनों पॉइंट्स के फर्स्ट वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे एंड y की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए भी तीनों पॉइंट की सेकंड वैल्यूज y1, y2 एंड y3 का सम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। ये हमारे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर? अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेने के बाद एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? तो ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अगर उस ट्राइंगल का एरिया आइडेंटिफाई करना हो जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं तो बहुत इजीली इसका फॉर्मूला याद रखा जा सकता है। आप तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे के नीचे रख लो। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2, थर्ड पॉइंट x3 y3 और जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिया है उसी को सबसे नीचे फिर से लिख दो। पॉइंट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, यहाँ आप किसी भी पॉइंट को पहले किसी भी पॉइंट को बाद में ले सकते हो, डजंट मैटर। तीनों पॉइंट को लिखो और जो सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा था उसी को सबसे नीचे एक बार फिर से लिख दो विथ लिटिल बिट ऑफ गैप, थोड़ा सा गैप रखते हुए। ठीक है, अब फॉर्मूला ड्राइव कैसे करेंगे? तो फर्स्ट कॉलम के टॉप मोस्ट डेटा को एक स्टेप नीचे वाले नंबर से मैच कर दो। ऐसे ही इसी के पैरेलल सेकंड को थर्ड से एंड थर्ड को फोर्थ से, इस तरह से मैच करेंगे। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे। तो दैट मीन्स हम क्या करें, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब अपोजिट वाले, ऊपर से टॉप से अपोजिट वाले, तो दैट मीन्स इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो y1 x2 ये सब माइनस में आएंगे। अब तो माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1 दैट इज, और इसका हाफ कर दीजिए, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, कैसे बनाया हमने, कैसे ड्राइव किया? x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1, इस पूरे का हाफ कर दीजिए, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब अगर हमें कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम डायरेक्टली पॉइंट की वैल्यूज को प्लेस करके उन्हीं वैल्यूज को यहाँ प्लेस करेंगे, फॉर्मूला लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? दैट इज द वे। इसी को लिखने का एक सेकंड वे और होता है एंड दैट इज हाफ ऑफ। कैसे लिखेंगे? x1 के साथ ब्रैकेट में 1 2 3 का सीक्वेंस साइक्लिक ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2। हम इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? व्हाट वी हैव डन, x1 वाली दोनों वैल्यूज को कलेक्ट करो और उनमें से x1 कॉमन ले लो, y2 वाली x2 वाली दोनों वैल्यूज को कलेक्ट करो उसमें से x2 कॉमन ले लो एंड x3 वाली दोनों वैल्यूज को कलेक्ट करके उनमें से x3 कॉमन ले लो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। क्लियर? तो दैट इज द वे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब सपोज आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल आइडेंटिफाई किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल वैल्यूज को प्लेस करके सॉल्व किया और आपने इसको फाइंड किया और वो वैल्यू 0 आ गई, तो ये भी हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, तो कभी भी किसी ट्राइंगल का एरिया 0 पॉसिबल नहीं है। अगर ट्राइंगल बना है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा, लेकिन अगर पॉइंट्स को प्लेस करने के बाद फॉर्मूले में 0 आ गया तो 0 तो तभी पॉसिबल है जब ये वाला पॉइंट जाकर इसी लाइन में मिल जाए। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हो जाएंगे तो ट्राइंगल नहीं बना। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया 0 आ जाएगा, लेकिन अगर ट्राइंगल बनेगा तो एरिया 0 नहीं आ सकता है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो रहा है तो देन इट मीन्स ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। दैट मीन्स अगर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया और वो 0 आ गया तो दैट इट रिप्रेजेंट्स दैट ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्लस माइनस का साइन यूज कर रहे हैं सॉल्व करते समय, तो दैट मीन्स प्लस माइनस लेने पर तो वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दैट मीन्स हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। ओके, तो दैट मीन्स हम इसका मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। क्लियर? तो दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ हमारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें
लाइंस के कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी होगी। तो दैट मीन्स पॉइंट्स के रिगार्डिंग अगला कॉन्सेप्ट आता है लाइन। अगर हम लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दोनों पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेट हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड b x2 y2। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की अगर हमें इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी हो, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स, अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हाउ कैन वी फाइंड? तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, फाइंड करने का तरीका होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 into x minus x1. That is the equation of line passing through two points x1 y1 and x2 y2. क्लियर? तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इसमें ये जो स्पेसिफिक टर्म है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये एक स्पेसिफिक टर्म है दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन। इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, जिसे m से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट डू यू मीन बाय द स्लोप? स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर अपनी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, उस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म tan की वैल्यू को हम स्लोप ऑफ द लाइन m से डिनोट करते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। तो दैट मीन्स m इक्वल टू tan थीटा होता है। क्लियर? तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? अगर कोई लाइन एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक एंगल पर टिल्ड है तो उस एंगल के tan की वैल्यू को हम स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं, दैट इज m। लेकिन अगर लाइन पर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उसी स्लोप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 कर लेंगे। तो m विल बी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। यहीं पर एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट अगर हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिसके ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो और साथ में आपसे कहा गया है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक स्पेसिफिक एंगल बनाती है या स्लोप ऑफ द लाइन आपको गिवन है, तो दैट मीन्स m इक्वल टू आपको गिवन है दैट इज स्लोप। अगर किसी लाइन का स्लोप आपको गिवन है या थीटा आपको गिवन है कि लाइन कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, तो इससे आप स्लोप m इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं tan थीटा के थ्रू। तो दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, अगर वो आइडेंटिफाई करना हो तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। ओके, अभी प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट जिसमें दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम आइडेंटिफाई कर रहे थे y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इसमें हमने पढ़ा था कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप ऑफ द लाइन होता है। तो दैट मीन्स इसकी जगह पर हम m प्लेस कर सकते हैं, ओके, बिकॉज m गिवन है डायरेक्टली हमें। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। अगर स्लोप नहीं दिया तो लाइन शुड पास फ्रॉम टू पॉइंट्स, ओके, और अगर स्लोप गिवन है तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर? अब यहां एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और आता है दैट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अगर हमें दो लाइंस के स्लोप्स गिवन हो m1 एंड m2 तो उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितने डिग्री का है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम बात करें तो एक लाइन ये जिसका स्लोप लेट m1 है, एक लाइन और ले लेते हैं सपोज दैट इज दिस वन जिसका स्लोप हम ले रहे हैं m2। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री के एंगल पर झुकी है उसी को स्लोप ऑफ द लाइन कहा जाता है। तो दोनों लाइंस के अगर हमें स्लोप्स गिवन है तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई एंगल बिटवीन द लाइंस। ओके, यहाँ फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर दोनों लाइंस के स्लोप्स आपस में इक्वल हैं दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2। दैट मीन्स अगर दोनों लाइंस के स्लोप्स आपस में इक्वल हैं तो स्लोप्स तो इक्वल तभी होंगे जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ओके, तो इट मीन्स देन लाइंस आर पैरेलल। अगर दो लाइंस के स्लोप्स आपस में इक्वल हैं तो दोनों लाइंस एक दूसरे की पैरेलल लाइंस होती है। इज इट क्लियर? अगर दो लाइंस के स्लोप्स आपस में इक्वल हैं तो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, देन एंगल इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा, आइदर 0 डिग्री या फिर हम 180 डिग्री बोल सकते हैं।
0 डिग्री या 180 डिग्री बोल सकते हैं। इट मीन्स अगर दो लाइंस के स्लोप्स आपस में इक्वल हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं और उनके बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कि पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप, पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन है कि अगर दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो जाता है, अगर दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है तो इस कंडीशन में लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। अगर दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी और परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो डेट मीन्स दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। डेट मीन्स अगर दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट आपस में -1 आ रहा है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों लाइंस के स्लोप्स आपस में इक्वल हैं तो उनके डेट मीन्स लाइंस आर पैरेलल, तो उनके बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं बनी तब हम दोनों लाइंस के बीच के एंगल के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 एंड दैट इज मॉडुलस ले लेते हैं हम इसका। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हम इस फॉर्मूले के थ्रू एंगल बिटवीन द लाइंस को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि हमने मॉडुलस लिया है तो मॉडुलस का मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दो कंडीशन बनेगी। इसका मतलब मॉडुलस के केस में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है जिससे हमारे दो एंगल्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है? दैट वाज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। नाउ एंगल बिटवीन द टू लाइंस का कॉन्सेप्ट हो गया, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब आता है टाइप ऑफ लाइंस के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ लाइन जिसको हम बोलेंगे फॉर्म ऑफ लाइंस। फॉर्म ऑफ लाइन बेसिकली हम लाइन की 4 डिफरेंट फॉर्म्स की स्टडी करते हैं। 4 फॉर्म्स होती हैं लाइन की जिनकी हम स्टडी करते हैं। ओके, और इन फॉर्म्स के रिगार्डिंग डायरेक्टली भी हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए एक एक करके फॉर्म की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म हम ले रहे हैं दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन का इक्वेशन होता है एक्स वाई के टर्म्स में आपकी इक्वेशन, क्योंकि हम 2D के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो 2 एक्सिस के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो एक्स वाई के टर्म्स होंगे जिसमें एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट होगा। इनके बीच में प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, जनरली हम प्लस ले रहे हैं, एंड प्लस ए कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले x लिखा जाता है, देन y लिखा जाता है, इसके बाद कांस्टेंट टर्म सारी वैल्यू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन कहते हैं। क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वेरिएबल के आगे माइनस का साइन नहीं आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि अगर फर्स्ट वेरिएबल के आगे माइनस का साइन आ रहा है तो आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वेरिएबल को पॉजिटिव कर लेंगे। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या बनता है? स्टैंडर्ड फॉर्म की जनरली हमें 2 इक्वेशंस दी होंगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हम लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तो आइडेंटिकल हो गई, तो डिफरेंशिएट तो हुआ ही नहीं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म की वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ दीज 2 इक्वेशंस रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट इक्वेशंस। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के रिगार्डिंग जब भी हमें क्वेश्चन पूछेगा तो हमें 2 स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशंस गिवन होंगी और उसमें हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये दोनों लाइन कैसी लाइन है। कैसी लाइन का मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी या एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर रही होंगी, लाइक दिस। कैसी लाइन है हमसे ये पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है इन दोनों लाइंस के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका एक ही सॉल्यूशन आएगा जिसे कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। 2 लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल होने का मतलब कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, तो दैट मीन्स नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करेंगी, टच करेंगी, तो दैट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लाइंस आर द सॉल्यूशन ऑफ द लाइंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी। कैसे पता चलेगा कि लाइन कैसी लाइन है या उनके कितने सॉल्यूशंस हैं? इसके रिगार्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्वेश्चन बनता है। चलिए, इसको फाइंड करने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट का रेशियो a1 a2 एंड y के कोफिशिएंट का रेशियो b1 b2 आइडेंटिफाई करते हैं, केवल x y के कोफिशिएंट्स का रेशियो। तो x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं है, ओके, x की कोफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2, y के कोफिशिएंट का रेशियो b1 अपॉन b2 के अगर इक्वल नहीं है
तो ऐसी लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ये हो जाएंगी एक दूसरे को काटने वाली लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक ही पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा, जिसे कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो दैट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। अगर एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। इज इट क्लियर? सेकंड कंडीशन, अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं था तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अगर हो गया इक्वल तो दैट मीन्स x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो गया, तो फिर हमें कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। अब कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो इसके इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो जाती है। दीज आर पैरेलल लाइंस। तो दैट मीन्स एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट के रेशियोज तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो इसके इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो दैट मीन्स नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो दैट इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। ओके, थर्ड कंडीशन इज, अगर एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो b1/b2 एंड कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो c1/c2 सब आपस में इक्वल हो गया, तो लाइंस आर कंसिडर्ड टू बी इन, दैट इज ओवरलैप करने वाली लाइंस होती है, जिसको बोलते हैं कंसाइडिंग लाइंस। तो दे आर नोन एज कंसाइडिंग लाइंस। और कंसाइडिंग लाइंस एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का कंडीशन हो जाता है। दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके बनेंगे। दैट इज, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन हो जाती है। तो स्टैंडर्ड लाइन के रिगार्डिंग जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको दो लाइंस की इक्वेशन देगा और दोनों लाइंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनेगा उसमें ये होगा कि दोनों लाइन कैसी लाइंस हैं या दोनों लाइंस के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। अगर एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होगी। अगर एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो गया तो फिर कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तो पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन की कंडीशन। और अगर एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो सब आपस में इक्वल आ गए, तो कंसाइडिंग लाइंस, दैट मींस ओवरलैपिंग लाइंस, और इसके ओवरलैपिंग लाइंस हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच करती हैं, इसलिए हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होता है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन हो जाती है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। सेकेंड फॉर्म ऑफ द लाइन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसकी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दैट मीन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेफ्ट साइड में केवल y होगा, राइट साइड में पहला वेरिएबल x होगा एंड प्लस माइनस के बाद उसमें कांस्टेंट टर्म आएगा, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन होता है। अगर हम इस लाइन की इक्वेशन को कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दें तो यहाँ से हमें दो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। दैट इज द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो पहली इंफॉर्मेशन लाइन के अंदर यूज़ किया गया एक कांस्टेंट m, क्या होता है? तो m होता है लाइन ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, उस एंगल के tan की वैल्यू को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज। तो दैट मीन्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म की अगर लाइन की इक्वेशन है तो यहाँ से पहला इंफॉर्मेशन हमें जो मिलता है दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म की लाइन से मिलने वाली फर्स्ट इंफॉर्मेशन है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जो कि x का कोफिशिएंट m हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड इंफॉर्मेशन मिलती है कि लाइन ने ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ओके, तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यूज किया गया कांस्टेंट टर्म c होता है, तो c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में ही दी जाए ज़रूरी नहीं है। बेसिकली आपको लाइन की इक्वेशन जब दी जाएगी तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में दी जाती है। ओके, इस फॉर्म में दी जाती है। तो यहाँ से हम स्लोप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हम यहाँ से इस फॉर्म से स्लोप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो लाइन को फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में केवल y आता है, तो डेट मीन्स बी वाई को इधर रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को राइट साइड में ले चलते हैं, तो ax उधर जाके माइनस का ax हो जाएगा, प्लस का c उधर जाके माइनस का c हो जाएगा। y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसलिए y के साथ जो भी टर्म है उससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, आइदर प्लस माइनस विद साइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू
बी से डिवाइड करेंगे तो माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स हो जाएगा, एंड प्लस सी को डिवाइड करेंगे तो माइनस सी अपॉन बी हो जाएगा, और यही हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म हो जाता है, जिसको कंपेयर करने पर स्लोप की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विल बी माइनस सी अपॉन बी हो जाएगा। क्लियर? अब कई बार हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लोप आइडेंटिफाई करना होता है और लाइन की इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी होती है, तो हाउ विल वी फाइंड? तो लाइन से हमें स्लोप आइडेंटिफाई करने के लिए कब? जब हमें लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी होगी। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज गिवन, ये हमें दे रखा है, तब उस केस में स्लोप ऑफ द लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तब स्लोप ऑफ लाइन को आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है तो हमने क्या किया? माइनस का साइन लगाया हुआ है, ओके, और इसके बाद x की कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड किया हुआ है। बस यही कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन की इक्वेशन से स्लोप आइडेंटिफाई करने का। तो डेट मीन्स माइनस का साइन लगाइए, कोफिशिएंट ऑफ x को ऊपर रखिए एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y को नीचे रखिए, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज, तो दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा माइनस x का कोफिशिएंट a है एंड y का कोफिशिएंट v है। विद साइन लेना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? कोफिशिएंट ऑलवेज एंड ऑलवेज विद साइन लेते हैं। सो दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। मोस्ट प्रोबेबली स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से हमें स्लोप आइडेंटिफाई करना होता है, तो स्लोप आइडेंटिफाई करने के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कीजिए। कोफिशिएंट जब भी लेंगे विद साइन लेना होता है, ठीक है, एंड दैट वुड बी द स्लोप ऑफ द लाइन। थर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन होता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन का इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसी को हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन कहते हैं, ठीक है? अब इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन की इक्वेशन को भी अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, लेट दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दैट इज द लाइन y को x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो लाइन के अंदर यूज़ किए गए दो कांस्टेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, ए बी, ये लाइन से मिलने वाली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। तो x के नीचे लिखी हुई वैल्यू, ठीक है, जो भी है वो ओरिजिन से लाइन ने x एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट किया है उसे हम a बोलते हैं। ऐसे ही y के नीचे लिखी हुई वैल्यू और लाइन ने ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर y एक्सिस को कट किया है उसे डिनोट करता है, ओके। दीज आर नोन एज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है ये याद रखेंगे, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो भी वैल्यू डिवाइड में होनी चाहिए, y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी वो डिवाइड में होना चाहिए। तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है, ओके। तो a और b क्या है? x के नीचे लिखी वैल्यू x एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ को दिखाता है और y के नीचे लिखी वैल्यू y एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स तो इंटरसेप्ट फॉर्म से जो हमें दो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो है इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस। तो दैट मीन्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया है, वो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए होता है। ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर वाई एक्सिस को लाइन ने इंटरसेक्ट किया है उसे हम इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बी कहते हैं। क्लियर? फिर से इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन अगर नहीं दी हो तो फिर करेंगे क्या? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। अगर इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इंटरसेप्ट्स की लेंथ को आइडेंटिफाई करना हो, तो एक्स वाई लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई को लेफ्ट साइड में रहने देंगे, सी को राइट साइड में ले जाएंगे। अब राइट साइड में हमें 1 चाहिए, तो राइट साइड में जो भी वैल्यू आ रही है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो माइनस सी से। तो इट बिकम्स ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो अब एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि अगर आप किसी भी एक नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। हम इसे ए वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? अगर ऐसा है तो डेट मीन्स इसका जो मल्टीप्लाई में टर्म है वो डिवाइड में जा सकता है। तो इसे हम लिख पाएंगे एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन, हमें बी यहाँ नहीं चाहिए तो बी को भी डिनोमीटर के डिनोमीटर में ले चलते हैं, माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। दैट मीन्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई में जो भी टर्म है वो एक्स के डिनोमीटर के भी डिनोमीटर में ले जाइए, क्योंकि फाइनली ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर? दैट वॉज द थर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन। तो लास्ट फॉर्म ऑफ द लाइन है हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन।
नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन के रिगार्डिंग जो इक्वेशन होती है याद रखेंगे, दैट इज एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी होता है। तो एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन का फॉर्म होता है। अगर हम इसे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दें, दैट मीन्स दैट इज द लाइन एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी फॉर्म की लाइन को हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया, तो ये भी हमें दो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज, अगर हम ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ लाइन में यूज किया गया वेरिएबल पी है। दैट मीन्स ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ पी होती है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन इज पी। और इसी परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वो हमारा अल्फा होता है। ओके, तो अल्फा इन पी क्या है? अल्फा होता है ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल, और ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ हमारी पी हो जाती है। फिर से इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन नहीं देगा, तो लाइन की इक्वेशन तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में देगा आपको। अगर इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी गई है, तो यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना हो या फिर परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, एक्स वाई लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और राइट साइड में ले जाते हैं माइनस सी को। ठीक है, सी उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसके बाद नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का स्पेसिफिक फॉर्मेट है दैट यू हैव टू लर्न, वो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के समेशन के अंडर रूट से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ओके, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो a के अपॉन में आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस b के अपॉन में भी आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में y एन इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन होता है। क्लियर, दैट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। जिसको कंपेयर करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तो दैट मीन्स कॉस अल्फा विल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई का कोफिशिएंट साइन थीटा के साइन अल्फा के बराबर होता है, तो साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हमने साइन और कॉस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अल्फा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेन अल्फा आइडेंटिफाई कर लेते हैं साइन अपॉन कॉस करके। ठीक है, और साथ में जो कांस्टेंट टर्म हमारा राइट साइड में आ रहा है वो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन होगा, तो दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन होता है 0 0 ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, वो लाइन के अंदर राइट साइड में यूज़ किया गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम मॉडुलस लेते हैं इसको, तो दैट मीन्स P विल बी मॉडुलस ऑफ माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन। तो ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ होती है हमारी माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस। लेकिन नॉर्मल फॉर्म के साथ एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि ये केवल और केवल ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ को ही आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हमारी चारों फॉर्म हो गई, लेकिन नॉर्मल फॉर्म क्योंकि बाउंडेड है कि केवल ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो फिर हमें तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जिसमें लाइन की इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आपको गिवन है, तो इस पर कहीं से भी किसी भी पॉइंट से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो किसी भी पॉइंट x1 y1 से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट वुड बी व्हाट, तो दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1 ऑन द लाइन। अब यहां याद रखेंगे लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, नहीं है तो कन्वर्ट कीजिए इस फॉर्म में। ओके, तो पॉइंट से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ जनरली हम P लेते हैं, तो P को फाइंड करने का तरीका होता है लाइन में x की जगह पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लेस कर दीजिए, y की जगह पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 प्लेस कर दीजिए एंड कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स लाइन में इक्वल टू और 0 को छोड़कर x की जगह x की पॉइंट की वैल्यू एंड y की जगह पॉइंट की वैल्यू प्लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मॉडुलस कर दीजिए, दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ये किसी भी पॉइंट से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ को डिनोट करता है। इज इट क्लियर?
नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर हमें आइडेंटिफाई करनी हो तो पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस के लिए आप याद रखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। पैरेलल लाइंस में हमने पढ़ा था कि एक्स के कोफिशिएंट एंड वाई के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो जब हम दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इन दोनों बीच के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो फिर जरूरी ये है कि दोनों लाइंस में एक्स के कोफिशिएंट एंड वाई के कोफिशिएंट सेम रहे विद सेम साइन। तो ए एक्स प्लस बी वाई, तो सेकंड लाइन में भी एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा। तो ऐसी दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो कांस्टेंट टर्म्स हैं C1 एंड C2 इनका डिफरेंस लेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के समेशन के अंडर रूट से, और इसका मॉडुलस ले लेंगे। दैट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि x के कोफिशिएंट आपस में बराबर होने चाहिए और y के कोफिशिएंट आपस में बराबर होने चाहिए विद सेम साइन। ओके, साइन भी उनके सेम होने चाहिए, y के कोफिशिएंट के साइन सेम होने चाहिए और x के कोफिशिएंट के साइन भी सेम होने चाहिए, वैल्यूज भी बराबर होनी चाहिए। केवल कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग होंगे तब दोनों लाइंस के, दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन होता है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर लेंगे, और अंडर रूट में अपॉन में आता है अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का मॉडुलस ले लेंगे। दैट वुड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके पैरेलल किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो दैट इज जनरल इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो x और y की कोफिशिएंट एज इट इज उठाओ विदाउट एनी चेंजेस, ax प्लस बी वाई और इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ले लो। ये गिवन लाइन के पैरेलल लाइन की जनरल इक्वेशन हो जाएगी। ओके, दैट इज, अब ये लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर पास होती है तो एक्स वाई की वैल्यू को प्लेस करके लैम्डा आइडेंटिफाई करो, लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर दो, दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। सिमिलरली अगर किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट की लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर आपको आइडेंटिफाई करनी हो, तो x और y लिखेंगे, केवल x y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे, x का कोफिशिएंट y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ, बीच में जो भी साइन गिवन है उसे रिवर्स करेंगे और इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे। लेट हमने फिर से लैम्डा ले लिया। ओके, दैट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, और ये इसकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? फिर जनरल इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर पास हो रही है तो उससे सेटिस्फाई करवा दो, एक्स वाई की वैल्यू प्लेस करो जिससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उठा के इस इक्वेशन में प्लेस कर देना, दैट वुड बी लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं तो नाउ वी कैन कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेज। अब हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।